नमस्कार मित्रों। मैंने वीडियो बनाए थे कि 6 महीने में कैसे आप परीक्षा उत्तीर्ण करें। अब उसके बाद बहुत सी इंक्वायरी ये आई कि साहब 6 महीने तो आपने बता दिए, अब 6 महीने में कैसे चालू करें। वापस से रिपीट करता हूँ कि मेरे अनुसार 6 महीने में से पहले 3 महीने तो आप अपने विषय को पढ़कर नियंत्रित करने की कोशिश करें और उसके बाद में आप परीक्षा में जो सवाल आए वो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। अगर एमसीक्यू है, जैसे कि स्कूल लेक्चरर्स के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमसीक्यू ही आते हैं, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। जो पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलते हैं वो पढ़ें। वो 3 महीने बाद शुरू करें। शुरू में भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन गंभीर अध्ययन 3 महीने बाद करें। तो पहले 3 महीने क्या करें, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले 3 महीने के लिए मैंने फिर एक ट्रिक आपको बताई थी कि अपने विषय को 3 भागों में विभक्त करें। जो 4 सब फील्ड मैंने बताए हैं, एक तो थॉट, कॉन्सेप्ट्स, थिंकर्स वगैरह, एक तुलनात्मक राजनीति, एक भारतीय शासन और राजनीति और एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो इसमें ये 4 भाग हैं। इन 4 भागों को हर भाग को 3-3 भागों में विभक्त करें। वो 3 भाग क्या होंगे? पहला भाग होगा जो एसेंशियल है, जिसको तो आपको याद करना ही है। दूसरा भाग वो है जिसको पहला याद करने के बाद में आप उसको पूरा करने की कोशिश करें। और तीसरा भाग वो है जिसको आप छोड़ भी सकते हैं और बाद में समय हो तो उसके बारे में आप थोड़ा अध्ययन भी कर सकते हैं। तो ये 3 भाग आपको हर उसमें देखना है, जो मैंने शायद बताए थे आपको। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक विचारक या राजनीतिक अवधारणा की बात करते हैं। उसमें मैंने बताया था कि आप राजनीतिक विचारक अगर ले रहे हैं तो उसमें पहला भाग जो है, जो एसेंशियल है, वो है प्लेटो अरस्तू। आप प्रेफरेंसेस दीजिए प्लेटो अरस्तू। और तीसरा है कार्ल मार्क्स। इसके बाद आता है हॉब्स लॉक रूसो। ये इस श्रृंखला में, इस सीरीज में पढ़िए आप। पढ़ तो पहले सभी लें, लेकिन मैं महत्व की दृष्टि से बता रहा हूँ, परीक्षा की मैं महत्व की दृष्टि से प्लेटो अरस्तू मार्क्स, हॉब्स लॉक रूसो, मैकियावेली बेंथम मिल, ये आपका तरीका होना चाहिए याद करने का। तो सबसे पहले हम प्लेटो अरस्तू की बात करें। प्लेटो अरस्तू में हमको क्या करना चाहिए? कुछ बातें हैं जो सभी विचारकों पर एक समान लागू होती है। तो वो क्या है? वो 2-3 बातें पहले वो ध्यान में रख लें कि आप कोई भी थिंकर तैयार करें, कोई भी विचारक, तो आपको ये 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, सभी विचारकों का समय आपको पता होना चाहिए। ये सभी पुस्तकों में मिलता है कि कब पैदा हुए, कब उनकी मृत्यु होती है। तो वो आपको थोड़ा याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, कौन से समय में वो पैदा हुए थे, कौन से समय में उन्होंने पुस्तकें लिखी है और उनकी मृत्यु कब हुई थी। दूसरी बात, उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों की संख्या और उनमें जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। कौन सी किताब कब छपी और उसमें क्या आइडिया था, ये सेकंड। तीसरी बात, फिर उनके विचारों में कि उनके क्या महत्वपूर्ण विचार थे। जो मैंने पहले एक सीरीज चलाई थी कि पहला सवाल एक विचारक पर कौन सा पूछा जाएगा, वो पहला सवाल आप तैयार करें और उसके बाद उस थिंकर को पढ़ना शुरू करें। तो प्लेटो अरस्तू पे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आप देखिए प्लेटो कब पैदा हुआ। जब पैदा हुआ उस समय यूनानी नगर राज्य की क्या स्थिति थी, ये थोड़ा सा पढ़ें। जो युद्ध हुआ था पेलोपोनेसिया का, वो युद्ध क्या था, उस युद्ध का क्या प्रभाव प्लेटो पर पड़ता है। उसके बाद में प्लेटो के गुरु सुकरात का जीवन थोड़ा सा मालूम हो आपको। सुकरात की मृत्यु प्लेटो के सामने हुई थी और सुकरात की मृत्यु प्रजातंत्र के अंदर हुई थी, इसलिए प्लेटो प्रजातंत्र का विरोधी बन जाता है। एक कारण ये भी था उसका विरोधी बनने का। उसके बाद प्लेटो ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी और प्लेटो ने कितने की पुस्तकें लिखी थी। उन पुस्तकों में महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं? 3 पुस्तकें महत्वपूर्ण मानी जाती है राजनीति विज्ञान की दृष्टि से। आप जानते हैं, रिपब्लिक, लॉज, स्टेट्समैन और लॉज। इन तीनों के में क्या विचार थे, संक्षिप्त में आपको पता हो।
और उसके बाद आप आइए कि प्लेटो पर पहला सवाल क्या है, जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसको आप देखिए। प्लेटो पर पहला सवाल है कि वह एक राजनीतिक चिंतन का पिता क्यों माना जाता है, इसको आप स्पष्ट कीजिए। उसके पश्चात प्लेटो पर दूसरे सवाल जो बनते हैं 3-4, वो सवालों के उत्तर को अब आपको स्पष्ट होना चाहिए कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक था, उसका क्या अर्थ है, उस आदर्शवादी विचार का क्या अर्थ होता है, आदर्शवादी चिंतन की विशेषताएं क्या होती है, जो सबसे पहले हमें प्लेटो में नजर आती है। और उस विशेषताओं को बताते हुए जो उसने गुफा का उदाहरण दिया है, यह उसकी थियरी ऑफ फॉर्म है, उसका आपको अध्ययन करना चाहिए। उसके पश्चात रिपब्लिक पुस्तक पर आइए आप, और रिपब्लिक में आप पढ़िए कि वह न्याय के सिद्धांत तक कैसे पहुंचता है। उसमें जो सबसे पहला जो प्रश्न है रिपब्लिक का, उसमें शुरू होती है कि लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं कि आजकल दुनिया समाज अच्छा नहीं रहा है, तो अच्छेपन की खोज पर बहस शुरू होती है। और उस अच्छेपन की एक प्रमुख लक्षण न्याय माना जाता है। और न्याय के बारे में उस समय जो प्रचलित सिद्धांत थे, उन प्रचलित सिद्धांत क्या थे वो बताया जाता है, और उनकी क्या सीमाएं हैं उसको बताया जाता है। और उसके पश्चात प्लेटो अपना न्याय का सिद्धांत देता है। तो पहला, प्लेटो को राजनीतिक सिद्धांत या चिंतन का पिता क्यों माना जाता है, प्लेटो को आदर्शवादी चिंतक क्यों माना जाता है, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या है, प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत क्या है, प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत क्या है, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत क्या है, और प्लेटो को फासीवादी विचारक क्यों माना जाता है, और प्लेटो का आने वाले समय पर राजनीतिक चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये है 5-7 बातें। इसके इर्द गिर्द आपके प्लेटो का चिंतन आपको अध्ययन करना है, बहुत आसान है। इन बातों को, पहले प्लेटो कब पैदा हुआ, कौन सी स्थितियां थी, कौन सी पुस्तकें उसने लिखी, उन पुस्तकों के आधार पर प्लेटो को राजनीतिक चिंतन का पिता क्यों माना जाता है, वह आदर्शवादी चिंतक था तो वो क्यों माना जाता है आदर्शवादी चिंतक, उसकी क्या विशेषताएं थी जिससे उसको आदर्शवादी चिंतक माना गया, न्याय का सिद्धांत उसका क्या था, शिक्षा का सिद्धांत क्या था, दार्शनिक राजा का सिद्धांत क्या था, उसके साम्यवाद का सिद्धांत क्या था, उसको फासीवादी क्यों माना जाता था, और उसके चिंतन का आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ा विश्व के चिंतन के ऊपर। क्यों व्हाइट हेड ने कहा था कि हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम का पूरा चिंतन प्लेटो के चिंतन के फुटनोट्स के बराबर है। तो ये सारी बातें हैं जो प्लेटो के चिंतन को स्पष्ट करती है। इसमें फिर जो कुछ एक और बात अंत में आपको देखनी है, वो है कि प्लेटो के ऊपर किन किन की टिप्पणियां हैं, उन टिप्पणियों को भी आपको याद करना चाहिए। थोड़ी सी 10-15 लोगों की टिप्पणियां हैं महत्वपूर्ण, जिनमें से कई बार सवाल आ जाता है कि प्लेटो को ऐसा किसने कहा था, प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति है, किसने कहा था वगैरह, वो आप किताबों में देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका प्लेटो। ऐसे अरस्तु के बारे में बात करेंगे फिर, अरस्तु का जन्म कब हुआ, अरस्तु का समय कौन सा था, अरस्तु ने पुस्तकें कौन सी लिखी, अरस्तु ने जो विचार दिए उसमें उसको राजनीति विज्ञान का पिता क्यों माना जाता है। उसके पश्चात अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, अरस्तु के निजी संपत्ति, नागरिकता और फैमिली संबंधी विचार, विवाह संबंधी, परिवार संबंधी विचार। उसके पश्चात उसके दासों का सिद्धांत को, दासों को क्यों सही मानता है, दास प्रथा को, उसका संविधान का वर्गीकरण, उसके क्रांति संबंधी विचार की क्रांतियों के विरुद्ध में वो क्यों लिखता है, वो क्यों मानता है कि क्रांतियां क्यों नहीं होनी चाहिए, क्रांति के होने के कारण क्या है, और फिर अंत में कि उसको एक रूढ़िवादी विचारक क्यों माना जाता है। और फिर ये बात तो है कि वो अरस्तु का प्रभाव आने वाले समय में कैसा पड़ा है, किन किन लोगों पर पड़ा है, आज के संदर्भ में 20वीं शताब्दी में कौन से विचारक हैं जो अरस्तु के विचारों से बहुत प्रभावित है। अरस्तु का एथिक्स इसी से संबंधित है।
ये कुछ बातें हैं जो आपको अरस्तु के विचार को स्पष्ट करती है। तो अरस्तु का विचार इस तरह से पढ़ना है आपको। प्लेटो और अरस्तु, ये जो मैंने बातें आपको बताई है, इसके उत्तर आपको टिप्स पर होने चाहिए। जिस समय आपके टिप्स पर ये उत्तर हो जाएं, तब आप आगे पढ़िए। अगर आपको यही याद नहीं है तो फिर आगे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो राजनीतिक चिंतकों के संदर्भ में सबसे पहले आपको प्लेटो अरस्तु को तैयार करना है, और उसको कैसे तैयार करना है ये मैंने आपको भी बताया। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे दूसरे विचारक तैयार होते हैं, या इन विचारकों को छोड़िए, आप कार्ल मार्क्स को भी बाद में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इसके बाद में अवधारणाएं कौन सी है, और राजनीतिक सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है जिसको आपको फर्स्ट फेज में याद करना है। क्योंकि जो फर्स्ट फेज में बता रहा हूँ, तीन चारों आपके सब फील्ड का, वो लगभग 50% से ज्यादा आपके कोर्स को कवर करता है, और उसमें से सवाल आते हैं 50%। और सेकंड फेज जो है उसको करने के बाद में आपके 80% तक कोर्स कवर हो जाता है, और उसमें से 80% सवाल आपके आ जाते हैं। अगर इन दो को भी आप पूरा कर लें और अंतिम को थोड़ा सा देख लें, तो आपको उत्तीर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए आज इतना ही देखते हैं। नमस्कार।